नमस्कार। जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? बड़े बड़े राजा, विशाल साम्राज्य, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर भारत के पहले महान साम्राज्य की असली कहानी एक ऐसे वंश में छुपी हो जिसका नाम ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शिशुनाग वंश की, वो गुमनाम आर्किटेक्ट्स जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर मौर्य साम्राज्य जैसी शानदार इमारत की बुनियाद रखी। तो सवाल ये है कि एक साम्राज्य बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ महान विजेताओं की तलवार से बन जाता है या फिर कहानी में कुछ और भी है? देखिए, इतिहास हमें बताता है कि असली ताकत अक्सर उन लोगों के हाथ में होती है जो केओस को, मतलब अराजकता को, व्यवस्था में बदलते हैं, जो अपने दुश्मनों को खत्म करते हैं और भविष्य के लिए एक मजबूत सेंटर बनाते हैं। और यही कहानी है शिशुनागों की। जरा उन गुमनाम आर्किटेक्ट्स के बारे में सोचिए, जिन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो सदियों तक चमकता रहा। शिशुनाग वंश बिल्कुल वही थे। वो शायद अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य जितने फेमस नहीं हैं, लेकिन उनके बिना मौर्य साम्राज्य का वो विशाल ढांचा शायद कभी खड़ा ही नहीं हो पाता। तो चलिए इस भूली बिसरी लेकिन बहुत जरूरी कहानी की परतें खोलते हैं। देखिए, हर नई शुरुआत से पहले ना अक्सर एक तूफान आता है, और शिशुनाग वंश के आने से पहले मगध राज्य सचमुच अराजकता के तूफान में घिरा हुआ था। पिछला जो हर्यक वंश था, जिसने कभी मगध की नींव रखी, वो अब अपनी ही साजिशों और कमजोरियों के बोझ तले दबकर ढह रहा था। उस समय मगध का दरबार एक जहरीले खेल का मैदान बन चुका था। राजा तो बस नाम के थे, असली ताकत तो उन मंत्रियों और दरबारियों के हाथ में थी जो एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से ठप था और एक महान साम्राज्य बनाने का जो सपना था वो धूल में मिलता दिख रहा था। मगध बस गिरने की कगार पे खड़ा था। और ठीक जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। राज्य को बचाने के लिए मंत्रियों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने आखिरी कमजोर हर्यक राजा नागादशक को गद्दी से हटा दिया। लेकिन ये कोई खूनी बगावत नहीं थी। नहीं, ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी। और सिंहासन के लिए उन्होंने एक ऐसे आदमी को चुना जो इस चुनौती का सामना कर सकता था। काशी का अनुभवी पूर्व गवर्नर शिशुनाग। ये जो पावर शिफ्ट था ना, ये इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि इसे जनता और मंत्री दोनों का सपोर्ट हासिल था। शिशुनाग ने तलवार के जोर पर सत्ता नहीं छीनी थी, उन्हें तो राज्य को बचाने के लिए चुना गया था। और इसी वजह से उन्हें वो अधिकार मिला जिसकी उन्हें मगध को इस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए सख्त जरूरत थी। तो मगध के अंदर के हालात संभालने के बाद शिशुनाग ने अपनी नजरें बाहर की ओर घुमाईं। एक बहुत बड़ा दुश्मन उनके साम्राज्य की सीमाओं पर खड़ा था, एक ऐसी शक्ति जो दशकों से मगध की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर रही थी, शक्तिशाली अवंती राज्य। अब ये एक ऐसा टकराव था जिसे टाला नहीं जा सकता था। ये प्राचीन भारत की दो सुपर पावर्स का क्लैश था। एक तरफ मगध, जो गंगा के उपजाऊ मैदानों की वजह से तेजी से बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ था अवंती, सेंट्रल इंडिया का एक मजबूत और पुराना साम्राज्य। इस लड़ाई का नतीजा ही तय करने वाला था कि उत्तर भारत का भविष्य किसके हाथ में होगा। और जो नतीजा आया उसने सबको हैरान कर दिया। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। शिशुनाग ने अवंती को इतनी बुरी तरह हराया कि पूरा का पूरा राज्य मगध में मिल गया। बस एक झटके में एक सदी पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई और उत्तर भारत का राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। ये एक रियल गेम चेंजर था। इस एक जीत का असर बहुत गहरा था। मगध की पश्चिमी सीमा अब पूरी तरह से सेफ थी, जिससे वो अपने साम्राज्य को और मजबूत करने पर ध्यान दे सकते थे। अब उत्तर भारत में कोई भी ऐसी ताकत नहीं बची थी जो मगध को चुनौती दे सके। शिशुनाग ने मगध को एक रीजनल पावर से एक अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर में बदल दिया था। शिशुनाग ने साम्राज्य की सीमाएं तो बढ़ा दी, लेकिन एक टिकाऊ साम्राज्य बनाने के लिए सिर्फ जमीन जीतना काफी नहीं होता। उसे एक धड़कते हुए दिल की, एक स्ट्रैटेजिक सेंटर की भी जरूरत होती है। और ये जिम्मेदारी निभाई शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक ने। कालाशोक ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आने वाली 5 सदियों के लिए भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। उन्होंने राजधानी को परमानेंटली पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। यह सिर्फ एक शहर बदलना नहीं था, यह साम्राज्य के लिए एक नया स्थायी नर्व सेंटर बनाने जैसा था। पाटलिपुत्र को चुनना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। ये शहर गंगा और सोन नदियों के संगम पर था, जिससे इसे ट्रेड रूट्स और मिलिट्री मूवमेंट पर जबरदस्त कंट्रोल मिलता था।
ये एक तरह का नेचुरल किला था जिसे एक विशाल एडमिनिस्ट्रेटिव हब के तौर पर डेवलप किया गया। तभी तो ये बाद में महान मौर्य साम्राज्य की भी राजधानी बना। लेकिन कालाशोक की विरासत सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति यानी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करके इतिहास में एक सांस्कृतिक और धार्मिक छाप भी छोड़ी। ये एक बहुत ही जरूरी मौका था जहां बौद्ध धर्म के उसूलों पर बहस हुई और संघ के अंदर पहले बड़े बंटवारे के बीज बोए गए। इस घटना ने बौद्ध धर्म के भविष्य पर गहरा असर डाला। तो अब तक हमने क्या देखा? एक राजवंश जो अराजकता से निकला, एक ताकतवर दुश्मन को हराया और साम्राज्य के लिए एक परमानेंट दिल बनाया। अब चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे शिशुनाग वंश ने इतिहास में एक पुल का जरूरी किरदार निभाया। इतिहास को देखने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। हर्यक वंश ने साम्राज्य की कच्ची नींव रखी, लेकिन वो शिशुनाग वंश था जिसने उस नींव पर एक मजबूत पुल बनाया। एक ऐसा पुल जो मगध को नंद और मौर्यों के विशाल साम्राज्यों तक ले गया। उस पुल के बिना वो छलांग शायद कभी मुमकिन ही नहीं हो पाती। ये जो तुलना है ना, ये साफ दिखाती है कि ये कितना बड़ा कदम था। हर्यंकों ने शुरुआत की, ठीक है, लेकिन शिशुनागों ने तो खेल ही बदल दिया। उन्होंने ना सिर्फ सबसे बड़े खतरे यानी अवंती को खत्म किया, बल्कि पाटलिपुत्र के रूप में एक ऐसा परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी बनाया जिसने साम्राज्य को एक साथ जोड़ा और उसे कुशल बनाया। हर वंश का अंत होता है। कालाशोक के बाद उनके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और सत्ता आखिरकार महापद्मनंद के ताकतवर हाथों में चली गई। लेकिन इसे शिशुनाग वंश की नाकामी नहीं कह सकते। असल में ये उनके मिशन का पूरा होना था। उन्होंने एक स्थिर, एकीकृत और शक्तिशाली मंच तैयार कर दिया था। उन्होंने पुल बना दिया था। अब किसी और को उस पर चलकर एक नए साम्राज्य का निर्माण करना था। तो इस सब का मतलब क्या है? हम इस भूली हुई कहानी से क्या सीख सकते हैं? शिशुनाग वंश को इतिहास में इतनी अहमियत क्यों दी जानी चाहिए? मेरे हिसाब से उनकी विरासत 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। चलिए एक एक करके इन 3 पिलर्स को देखते हैं जो उनकी स्थायी विरासत को बनाते हैं। पहला पिलर, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। उन्होंने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को हराकर उत्तर भारत के राजनीतिक बिखराव को खत्म कर दिया। इससे एक यूनिफाइड सुपर स्टेट बना, एक ऐसा आइडिया जो बाद में मौर्यों के अखिल भारतीय साम्राज्य का आधार बना। दूसरा पिलर, सांस्कृतिक और धार्मिक असर। दूसरी बौद्ध संगीति की मेजबानी करके उन्होंने सिर्फ एक राजनीतिक शक्ति पर शासन नहीं किया, बल्कि एक विश्व धर्म के विकास में भी एक अहम भूमिका निभाई। उनके संरक्षण में जो फैसले लिए गए, उनकी गूंज आज भी दुनिया भर के बौद्ध समुदायों में सुनाई देती है। और तीसरा, और शायद सबसे स्थायी पिलर, एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। उन्होंने एक ऐसा शहर बनाया जो अगले 500 सालों तक भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्यों का प्रशासनिक, आर्थिक और रणनीतिक दिल बना रहा। ये उनकी सबसे दूर की सोच रखने वाली विरासतों में से एक है। तो आखिर में शिशुनाग वंश सिर्फ कुछ राजाओं की एक लिस्ट नहीं है। ये एक जरूरी सबक है कि इतिहास कैसे बनता है, न सिर्फ मशहूर विजेताओं से, बल्कि उन चुपचाप काम करने वाले बिल्डरों से, उन पुल बनाने वालों से भी जो अगले महान युग का रास्ता तैयार करते हैं। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, इतिहास की किताबों में और कितने ऐसे भूले हुए पुल छिपे हैं जो उन विशाल साम्राज्यों की नींव हैं, जिनकी हम आज तारीफ करते हैं और जिनके बिना वो कहानियां कभी पूरी ही नहीं होती।